हेलो स्टूडेंट, तो आज हम जानेंगे पाटलिपुत्रा वैभव पाठ के बारे में, जो संस्कृत का पाठ है। और ये चैप्टर इतनी इंपॉर्टेंट है ना संस्कृत के लिए, क्योंकि पता है संस्कृत में मार्क्स जो होता है पूरा 100 पे 100 उठते हैं। तो मैं आपको ये दावे के साथ कर सकता हूँ, वादे के साथ कर सकता हूँ कि अगर आपने इस चैप्टर अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा इस वीडियो को, तो आपके एक भी प्रश्न यहाँ से छूटने वाले नहीं हैं। क्योंकि मैंने इस पाटलिपुत्रा वैभव जो संस्कृत का पाठ है, इसको मैंने पूरा हिंदी अनुवाद कर दिया है, जिसके कारण आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। तो सिर्फ आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाटलिपुत्रा वैभव। पटना बिहार की राजधानी है। पटना जो है क्या है, बिहार की राजधानी है, ये बात सत्य है, आप जानते हैं। इसका महत्व तो सभी कालों में रहा है, यानी जितने भी काल है इतिहास के, मध्यकाल, वर्तमान काल या प्राचीन काल, क्योंकि पता है हिस्ट्री को 3 काल में बांटा गया है। तो सभी कालों में पटना का महत्व है, महत्वपूर्ण माना जाता है पटना को। इसका इतिहास करीब 250 साल पुराना है। कितना साल पुराना है? 250 साल। प्रश्न आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो 250 साल। पटना किसकी राजधानी है? तो बिहार की राजधानी है। इसका महत्व कौन कालों में रहा था? तो सभी कालों में, तीनों काल में सोचा पटना का महत्व था। यहाँ अनेक क्षेत्र धार्मिक, राजनीतिक और औद्योगिक आदि ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे राजनीतिक क्षेत्र, पता है नेताओं का जो नीतीश कुमार जो है यहीं रहते हैं। मतलब जितने भी बिहार के नेता जो है ना, वो मतलब पटना में ही निवास करते हैं, इसलिए राजनीतिक क्षेत्र भी यहाँ है। धार्मिक मतलब कुछ धर्म से जुड़ा हुआ है, यहाँ जगह भी है, जैसे गुरुद्वारा, पटन देवी, महावीर मंदिर, ये सब धार्मिक स्थल हैं। और औद्योगिक मतलब वहाँ फैक्ट्री भी है पटना में। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जो है ना, 3 प्रकार के क्षेत्र, जो पटना में लोग इसी उद्देश्य को, मतलब इसी घूमने के उद्देश्य से, चाहे राजनीतिक उद्देश्य से, चाहे कमाने के उद्देश्य से पटना में आ जाते हैं। ठीक है। विदेशी यात्री का मतलब होता है जो भारत से बाहर से आया। तो विदेशी यात्री जो थे, जैसे मेगास्थनीज, हुएनसोंग, फायान और इतिशक प्रभुत, ठीक है, ये सब जो है विदेशी यात्री हैं जो आए भारत में और पटना भी आए और ने अपने आत्मकथा में पटना के वैभव के बारे में वर्णन किया। जितने भी विदेशी यात्री का मैंने नाम लिया, ये सारे विदेशी यात्री जो थे विदेश से भारत में आते हैं, और भारत में जब पटना में भी निवास घूमने आते हैं और अपने आत्मकथा जो वो लोग अपने आत्मकथा, अपने बारे में जीवनी जो लिखते हैं, उस जीवनी की पुस्तक में भी पटना के वैभव के बारे में, पटना के विशालता के बारे में, पटना के गुण के बारे में वर्णन किया। ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पटना कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे आते हैं। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। बात सही है, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा। यह बात दामोदर गुप्त ने अपनी रचना कुटनी माताखय में कहा है। यानी दामोदर गुप्त ने मतलब पहले ही वर्णन कर दिया है अपनी कुटनी माखत पुस्तक में, रचना में, कि पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। इन्होंने कुछ और भी बातें कही। आगे उन्होंने कहा कि पृथ्वी का तिलक और माँ सरस्वती का घर भी पटना को कहा है। यानी इन्होंने अपने कुटनी मातख में इन्होंने यह भी कहा कि पटना जो है पृथ्वी के तिलक है। यानी तिलक मतलब एक चमकना, मतलब पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण स्थान पटना है, क्योंकि पता है पटना पृथ्वी पे ही है। और सरस्वती का घर, यानी महासरस्वती का घर, यानी सरस्वती का ज्ञान का भंडार पटना ही है। क्यों? क्योंकि पता है ना, भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय पटना, नालंदा विश्वविद्यालय, जो पटना के समीप ही स्थित है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। दामोदर गुप्त ने क्या कहा अपनी रचना में? तो क्या कहा? इन्होंने कहा कि पटना जो है पृथ्वी के तिलक है और पटना जो है सरस्वती का घर भी है। ठीक है। आगे इंद्रलोक से भी सुंदर पटना को कहा गया है। यानी इन्होंने ये भी कहा कि इंद्रलोक, पता है इंद्रलोक, देवताओं के लोक से भी सुंदर क्या है? पटना है। तो प्रश्न पूछेगा आपसे, किस देवता की तुलना जो है पटना से की गई है? तो इंद्रलोक से। ठीक है। दामोदर गुप्त ने अपनी रचना में क्या पटना के बारे में क्या कहा? तो क्या कहा? तो दामोदर गुप्त ने अपने पटना के बारे में अपने रचना में यही कहा कि पटना जो है पृथ्वी के तिलक है और यह सरस्वती का घर भी है। ठीक है। ये प्रश्न आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। हम आगे आते हैं। इतिहास में यह कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम पाटलीग्राम था। यानी इतिहास में मतलब प्राचीन पुस्तकों को पढ़ने से यह मालूम चलता है कि जो भगवान बुद्ध, पता है ना भगवान बुद्ध के बारे में, तो इन्होंने जब ये जो पटना आते थे ज़्यादातर घूमने के लिए, किसी काम से आते थे, तो उस समय पटना का नाम जो था पाटलीग्राम था। क्या था?
पाटलीग्राम। तो आपसे पूछा गया कि भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, तो पाटलीग्राम। ध्यान रखिएगा। भगवान बुद्ध यहाँ बहुत बड़ा है पटना किसी काम से, और उन्होंने पटना के बारे में कहा, यानी ये भी कुछ पटना के बारे में कहते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। यह पाटलीग्राम आने वाले समय में महानगर बनेगा, लेकिन यह कलह अगिन जल से हमेशा प्रभावित रहेगा, जो आज उनकी कही गई बातें सत्य हो रही है। यानी भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम पाटलीग्राम था, क्योंकि ग्राम था मतलब बहुत छोटा सा गांव था, और यहाँ हमेशा आते थे इस गांव में। और इन्होंने भविष्यवाणी की, मतलब पाटलीग्राम के बारे में, कि यह जो पाटलीग्राम जो छोटा सा गांव है, ये आने वाले समय में बहुत बड़ा नगर बन जाएगा, महानगर बनेगा। महानगर तो बन जाएगा, लेकिन यह जो महानगर को जो है कलह मतलब लड़ाई से, अगिन मतलब पता ही है आपको, जल, ये सबसे क्या होगा, पटना प्रभावित होते रहेगा, मतलब दूषित होते रहेगा, प्रभावित होते रहेगा। ठीक है, जो आज भी हो रही है। पटना में कहीं ना कहीं आग लग जाती है। अभी कुछ दिन 1-2 महीने पहले पटना में कोटल में आग लग गई थी। जल तो पता ही है, पटना धार जो है ज़्यादातर पटना का एरिया जल के कारण डूब ही जाता है बाढ़ में। और कहला मतलब तो छोटा मोटा झगड़ा तो होता ही रहता है, ये इन्होंने भविष्यवाणी की। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भगवान बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था, पाटलीग्राम। इन्होंने पटना के बारे में क्या कहा, तो इन्होंने पटना के बारे में यही कहा कि यह जो छोटा सा गांव पाटलीग्राम है, आने वाले समय में महानगर बनेगा, यानी बहुत बड़ा नगर बन जाएगा। लेकिन यह नगर जो है आग, पानी और कलह यानी लड़ाई से प्रभावित रहेगा, यानी इसमें यह घटना होती रहेगी। ठीक है, जो ये बात अभी भी सत्य हो रही है। आगे आते हैं। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में, एक यूनान का यात्री जो है राजदूत जिसका नाम मेगास्थनीज है, ये भी जो है अपनी पुस्तक में यह बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना की रक्षा और शोभा अत्यंत अच्छी थी। पटना का शोभा अशोक के शासनकाल में भी प्रियदर्शी था। यानी जब आया था पटना में, कौन, मेगास्थनीज जब पटना आया था, तो उस समय जो शासन जो था पटना में चंद्रगुप्त मौर्य का था। किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया था विदेशी यात्री, तो कौन आया था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो यूनान का था। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक में यह बताया है कि जो था चंद्रगुप्त मौर्य, जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है पटना पर शासन कर रहा था, तो उस समय इसकी रक्षा जो थी, सुरक्षा और क्या शोभा जो है अत्यंत अच्छी थी। मतलब शोभा, सजावट जो थी देखने में काफ़ी अच्छा लगता था पटना, और रक्षा मतलब सुरक्षा भी बहुत अच्छा था। कब, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय। किसने कहा, तो मेगास्थनीज ने कहा। ठीक है, कहाँ कहा, तो अपनी पुस्तक में कहा। और पटना का शोभा जो है और भी अच्छी हो गई, कब, अशोक के शासन के समय। जब भारत पर शासन करने लगा, तो उस समय भी पटना की शोभा और अच्छी हो गई। लेकिन रक्षा सबसे अच्छा कब था, रक्षा और शोभा सबसे अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन समय। लेकिन प्रियदर्शी कब हो गया, मतलब थोड़ा और प्रिय कब देखने में लगा, किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछेगा कि पटना की शोभा और रक्षा सबसे अच्छी किसके शासनकाल में थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की। और पटना की शोभा, पटना जो है प्रियदर्शी कब था, तो अशोक के शासनकाल में। ठीक है, यह बात किसने कहा है, तो मेगास्थनीज ने कहा है। तो कहाँ कहा है, तो पटना, अपने पुस्तक में कहा है। आगे देखते हैं। राजशेखर ने अपने ग्रंथ, यानी एक राजशेखर व्यक्ति है जो है, जो अपना ग्रंथ जो है काव्यमासा, इसके ग्रंथ का नाम काव्यमासा है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि राजशेखर के ग्रंथ का नाम बताएं, तो काव्यमासा। ठीक है, काव्यमासा में पटना के सरस्वती का निवास बताते हुए यह कहते हैं कि यहाँ के से पाणिनि, पिंगल, पतंजलि, वररुचि विद्वानों ने पढ़ाई कर अपना नाम विश्व में कमाया। यानी राजशेखर जो है अपनी काव्यमासा पुस्तक में, काव्यमासा भले पुस्तक नहीं ग्रंथ में कहता है कि पटना जो है सरस्वती का तो घर तो है ही है, क्योंकि ये बातें पहले ही कही जा चुकी है। किसने कहा था कि पटना जो सरस्वती का घर है, किसने कहा था, तो मैंने आपको भी बताया। यहाँ पे क्या है, दामोदरगुप्त ने कहा था कि पटना जो है सरस्वती का घर है। लेकिन राजशेखर भी यही बात कहता है कि पटना सरस्वती का क्या है, पटना जो है सरस्वती का तो घर है ही, लेकिन यहाँ से अनेक विद्वान जैसे पाणिनि, पिंगल, पतंजलि, वररुचि, इन्होंने यहीं से परीक्षा पास की, यहीं पे पढ़ाई की पटना में, और आज जो है यह विश्व में नाम कमा रहे हैं, विश्व में अपना छाप छोड़ रहे हैं, एक अपना एक प्रपंच लहरा रहे हैं। कौन, तो पाणिनि, पिंगल, पतंजलि, वररुचि। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राजशेखर ने पटना के बारे में क्या कहा, तो राजशेखर ने पटना को सरस्वती का घर बताते हुए यह कहा कि यहाँ से अनेक विद्वान
विद्वान जो है पाणिनि, पिंडल, पतंजलि व रुचि जो है यहाँ से परीक्षा पास किए, यहाँ पे इनकी परीक्षा हुई और ये जो क्या है इन्होंने अपना नाम विश्व में कमाया। तो प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पटना से कौन कौन विद्वान जो है पढ़ लिख कर विद्वान बने, तो उसका नाम बता सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। प्राचीन पुस्तकों पुराण में पटना में इसके आसपास अत्यधिक मात्रा में पुष्प की खेती होने के कारण इसे पुष्पपुर और कुसुमपुर नाम से भी पुकारा गया है, जिसमें पाटलिपुत्र नाम पाटल पुष्प के नाम से लिया गया है। यानी प्राचीन संस्कृत मतलब जितने भी पुराने संस्कृत के पुस्तक हैं, चाहे पुराने कितने हैं 18 है, ध्यान रखिएगा। तो पुरानों और पुस्तक संस्कृत के पुराने पुस्तकों में यह कहा गया है कि पटना में जो है ना बहुत समय पहले जो है इसके आसपास पटना में इसके आसपास फूलों की बहुत ज़्यादा खेती होती थी, फूलों की अत्यधिक खेती होती थी, जिसके कारण पटना का नाम जो था पुष्पपुर या कुसुमपुर भी के नाम से भी जाना जाता था। तो यानी पटना का एक और नाम क्या आया, कुसुमपुर और पुष्पपुर। इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ फूलों की खेती अत्यधिक होती थी। क्लियर। और पाटलिपुत्र जो शब्द है ना, पाटलिपुत्र शब्द क्योंकि किसके समय पाटलिपुत्र शब्द था, किसके समय शासनकाल में पाटलिपुत्र शब्द था जो, तो यह जो था वो जब भगवान बुद्ध जो यहाँ आते थे तब उस समय पाटलिपुत्र जो इसका नाम था। तो पाटलिपुत्र जो नाम जो है ना वो पाटल पुष्प से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पुष्प की खेती होती थी। तो पुष्प में कौन सी पुष्प ज़्यादा खेती होती थी, तो पाटल पुष्प की। इसी पाटल पुष्प के शब्द से जो है पाटलिपुत्र शब्द लिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र शब्द कहाँ से लिया गया है, तो पाटल से लिया गया है। और पाटल क्या है, एक फूल का नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ प्राचीन समय में शरद ऋतु के समय गुप्त वंश के शासनकाल में कैमुदी महोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के समय में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। यहाँ यानी पटना में जो है कब, तो गुप्त वंश के शासनकाल में। किसी काल में, गुप्त वंश के शासनकाल में, जब गुप्त वंश जब पटना भारत में चल रहा था, गुप्त वंश का काल, क्योंकि पटना में बहुत सारे काल थे, मतलब विश्व में बहुत सारे, मतलब भारत में बहुत सारे काल चला है। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य वंश, मुगल वंश, गुप्त वंश, ऐसे बहुत सारे। तो गुप्त वंश जब सब चल रहा था भारत में, तो पटना में जो है गुप्त वंश के शासनकाल में जो था एक शरद ऋतु में, क्योंकि जब शरद का मौसम आता है उस ऋतु में जो है पटना में एक बहुत धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता था, जिस त्यौहार का नाम क्या था, कैमुदी महोत्सव। यह महोत्सव बिल्कुल वैसे ही मनाई जाती थी जैसे आज जो है दुर्गा पूजा मनाई जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कैमुदी महोत्सव कब मनाई जाती थी, तो शरद ऋतु में। किस काल में, तो गुप्त काल में। ठीक है, कैसे मनाई जाती है तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल दुर्गा पूजा की तरह जैसे आज मनाई जाती है दुर्गा पूजा, आजकल जो मनाई जाती है। आगे मुद्राक्षर के ग्रंथ में यह कहा गया है कि मध्यकाल में पटना का विकास जीर्ण तीर्ण 100 वर्षों तक नहीं हुआ। यानी मुद्राक्षर एक ग्रंथ का नाम है, जिसमें इसमें कहा गया है कि मध्यकाल, क्योंकि मैंने आपको बताया हिस्ट्री को 3 काल में बांटा गया है। तो मध्यकाल जब चल रहा था भारत में, तो उस समय जो पटना का विकास हो भी नहीं किया, मतलब पटना का जो है विकास, यानी पटना तरक्की किया ही नहीं। कितने वर्षों तक, तो 100 वर्षों तक पटना का विकास नहीं हुआ। कब, मध्यकाल में। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पटना का विकास कितने वर्षों तक नहीं हुआ, तो 100 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक। किस काल में, तो मध्यकाल में। ठीक है, आगे मुगल वंश से पटना का समृद्ध रहा, यानी जब जैसे मुगल वंश उसके बाद आया तो थोड़ा सा पटना का विकास हुआ। यानी समृद्ध कब रहा, पटना का समृद्ध किसके वंश में रहा, तो मुगल वंश के। अंग्रेजों के शासनकाल में भी पटना का विकास हुआ। अब बात, क्योंकि अंग्रेज जो है भारत पर गुलाम किए, यहाँ से बहुत सारे सोना लूट कर ले गए, लेकिन इन्होंने अपना एक छाप भी छोड़ा। जैसे देखिए, पटना में जो है गोलघर वो अंग्रेजों का देन है, गांधी सेतु जो ब्रिज है वो अंग्रेजों का देन है। तब पटना में जो है कुछ अंग्रेजों ने कुछ निर्माण भी कर दिया। तो यानी उस समय भी पटना का विकास अंग्रेजों के शासनकाल में भी हुआ। हम ये नहीं कर सकते उन्होंने लूटा, मतलब भारत के खजाने को लूटा, पटना को लूटा, लेकिन यहाँ पे कुछ अपना देन भी छोड़ गए। जिसके कारण पता है सरकार आज भी जो है, जो व्यक्ति गोल गोल घूमने जाते हैं उससे पैसा कमाती है ना जी। क्योंकि आप जाइएगा कभी भी गोल घूमने, तब से आपसे टिकट का पैसा लिया जाएगा। गांधी सेतु भी पता है कितना इसे मतलब बहुत सारे क्या होते हैं, बस गुजरती है, सामान गुजरती है, पता है ना। तो किसकी देन है, अंग्रेजों का देन है। तो यानी पटना का विकास अंग्रेजों के शासनकाल में भी हुआ। मध्यकाल में पटना का नाम उत्पन्न हुआ, यानी किस काल में उत्पन्न हुआ, तो मध्यकाल में। जो आज हम लोग बोलते हैं ना पटना पुकारते हैं जी, इसका नाम पहले पाटलीग्राम था, फिर कुसुमपुर पड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ फूलों की खेती ज़्यादा होती थी। और
पाटलिपुत्र जो शब्द है ना वो पाटल पुष्प से लिया गया, ठीक है। लेकिन पटना जो है जिसे हम आज पटना बोलते हैं, यह मध्यकाल में इसका नाम पटना पड़ा, ठीक है। जो पतन शब्द से लिया गया, किस शब्द से? पतन शब्द से। वो पाटलिपुत्र जो है पाटल फूल से लिया गया था, लेकिन पटना किससे लिया गया है? पतन शब्द से। ये ध्यान रखिएगा आप। आगे यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थल का मतलब होता है कि घूमने वाला जगह, चाहे धार्मिक स्थल बोल सकते हैं। जैसे सचिवालय, पता है सचिवालय नाम से पटना में एक स्टेशन भी है। गोलघर तो आपको पता ही होगा घूमने वाला जगह है। तारामंडल मालूम ही है आपको। जैविक उद्यान मतलब जिसको चिड़ियाघर भी कहा जाता है। फिर मौर्यकालीन अवशेष, यानी मौर्य वंश के शासनकाल में जितना भी अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, जो वस्तुएं प्राप्त हुई है उसको रखा गया है मौर्य वंश अवशेष में, वो भी महावीर मंदिर, और यहाँ तक कि गुरुद्वारा, क्या गुरुद्वारा, ये सब क्या है? दर्शनीय स्थल है, मतलब घूमने वाले जगह है जहाँ आप देखने के लिए जा सकते हैं पटना में। आगे पटना नगर सिख समुदाय के लिए पूजनीय है, यानी पटना में जो है सिख वर्ग जो है ना, सिख धर्म के लोग, वो भी पटना को पूजते हैं। कारण क्योंकि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में है। इन्हें जन्म स्थान को गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है, यानी सिख धर्म के लिए पटना पूजनीय है। क्यों? क्योंकि सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे ना, सिख धर्म में अभी मात्र 10 गुरु हैं, जैसे पहले गुरु का नाम गुरु नानक और 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में ही हुआ है, और इनके जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सिख धर्म के लिए पटना क्यों प्रसिद्ध है? तो क्यों? क्योंकि इनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहीं पे हुआ है, जिनके जन्म स्थान का नाम गुरुद्वारा है। क्लियर? आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक्स।